Today we're going to talk about the first chapter of Vistas, which is the third level by Jack Finney. This video would be explained in Hindi language, so if you are expecting a video to be explained in English language, please go to my playlist and then go to CBSE 12th, and there you would find the videos that are explained in English language as well. Thank you. So let us begin. अच्छा, तो ये कहते हैं कि इनिशियली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, ये चैप्टर लिखा गया था अक्टूबर 1952 में। सो इसका रेलेवेंस आएगा बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब वो कहते हैं कि कभी आपके साथ कोई ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप दूसरों को बता रहे हैं और फिर कोई आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, राइट? अब वो कहते हैं कि देन राइटर बिगिंस, राइट? वो कहते हैं कि the presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads. अब ये जो चार इन्होंने रेलवे स्टेशंस बताए हैं, ये जो है ये सारे जो हैं मतलब कि ऑपरेटर्स के नेम हैं जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसको चलाते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, एक टर्मिनल बनाया गया जहाँ से ये रोड्स मतलब कि जो सबवेज़ हैं उनको रीरूट करने के लिए, जैसे टर्मिनल होता है सबवेज़ का, तो उस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन केवल सबवेज़ के लिए है, ऐसी जगह जहाँ से आप सबवेज़ ले सकते हैं, राइट? सबवेज़ होती हैं अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन्स, राइट, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो क्या था कि उस टाइम पे न्यूयॉर्क में मेट्रोज़ डेवलप हो रही थी, राइट? और फिर क्या था कि ये मेन डाउनटाउन तक मेट्रोज़ आती होती थी, लेकिन फिर उन्होंने क्योंकि पोल्यूशन एकदम से बढ़ना शुरू हो गया था तो फिर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि एक पर्टिकुलर जगह तक ही मेट्रो आया करेगी और उसके बाद केवल हॉर्स कार्ट्स या और तरह के व्हीकल्स जो कि पोल्यूशन को उतना बढ़ावा ना दें। तो फिर क्या था, लेकिन सभी भी नेटवर्क भी बढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक नेटवर्क बना दिया, टर्मिनल बना दिया कि यहाँ से यहाँ से यहाँ रूट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, राइट, जो कि मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क सिटी। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1903 से 1913 तक, फिर 1914 से ये ऑफिशियली यूज़ में मतलब कि ऑफिशियली ओपन हो गया था टू द पब्लिक। अब वो कहते हैं कि ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं, वो ऑपरेटर्स की बात करता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। वो कहते हैं कि वो कसम खाएंगे कि जो उनके पास स्टैक है टाइम टेबल्स का, राइट, कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वो कहते हैं कि उस पे कसम खा के कह सकते हैं कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे प्लेटफॉर्म के 2 लेवल हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 हैं। तो कहते हैं क्योंकि मैं जा चुका हूँ 3rd लेवल पे। अब वो कहता है कि हाँ, कहते हैं हाँ, जैसे ही मैंने ये सोचा, जैसे ही मैं 3rd स्टेशन पे गया तो ऑब्वियसली कोई मेरी बात पे यकीन नहीं, तो मैंने ऑब्वियस स्टेप ले लिया है। मैं इसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो उसने मुझे कहा कि मतलब कि ये तो जीता जागता एक सपना है जो कि सच हो गया हो, राइट? कहते कि तुम बहुत मतलब कि खुश नहीं रहते हो, राइट? और मतलब कि राइटर कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो भी कहीं ना कहीं मेरे से क्या है परेशान हो गई है इस चीज़ से, क्योंकि उसको पता चला कि तुम्हें 3rd लेवल में, जो कि पता है सबको कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस तरह की रियलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन वो उस चीज़ को फील कर रहा है। तो कहता है मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, वो मुझे कहता है कि तुम बहुत अनहैप्पी हो इस वजह से। और फिर वो कहते हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी। तो वो कहता है इस सब की वजह से तो तुम क्या चाहते हो, तुम इस सब से भागना चाहते हो। तो फिर नरेटर जो भी स्टोरी बता रहा है उसका नाम है चार्ली, राइट, क्योंकि चार्ली अपनी स्टोरी बता रहा है सब में। तो चार्ली कहता है कि कौन नहीं भागना चाहता, है ना, ठीक है, मानते हैं कि मैं एस्केप करना चाहता हूँ रियलिटी से, बट कौन नहीं करना चाहता। फिर वो कहता है कि कहते हैं लेकिन
लोग भागना चाहते हैं लेकिन हर कोई तीसरे लेवल पे नहीं पहुंच जाता। फिर वो कहता है लेकिन यही रीज़न है कि मेरे फ्रेंड्स भी मतलब कि सब मान गए, लेकिन हर कोई इसी चीज़ को क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा एक टेम्परेरी रिफ्यूज है, मतलब कि रियलिटी से थोड़ी देर के लिए आउटसाइड आ जाना और स्टैम्प्स की दुनिया में उसमें मतलब कि उसके बारे में सोचना, इट्स एन आर्ट। कई लोगों को बहुत मज़ा आता है। पर वो कहता है हो सकता है कि मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ टेम्परेरी रिफ्यूज लेने के लिए, मतलब कि एस्केप करने के लिए। पर कहता है कि स्टैम्प्स मेरे दादाजी भी कलेक्ट करते थे और उस टाइम से उनकी वजह से मुझे स्टैम्प्स कलेक्टिंग का शौक़ हुआ और मैं मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं भी ये करता हूँ टू दिस डे। तो मतलब उसके पास उसके ग्रैंडफादर के टाइम के कलेक्शंस भी थे, एवरीथिंग बिलोंग टू हिम। तो कहते हैं लेकिन उनके टाइम में चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो मतलब कि रियलिटी से भागने के लिए ये सब नहीं करते थे। पर वो ये भी मान रहा है एट द सेम टाइम कि हाँ कह सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है मैं इस रियलिटी से एस्केप करने के लिए ये स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ। पर मेरे दादाजी के टाइम पे तो ऐसा कोई ज़माना नहीं था जिसमें फियर हो, वॉर हो, इनसिक्योरिटी हो। कहते लेकिन उनको बहुत मज़ा आता था। तो वो ये कहना चाहता है, ये कह के कि स्टैम्प कलेक्टिंग को ये कह के कि मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं एस्केपिस्ट हूँ, ठीक है। वो ये बताना चाह रहा है। अब वो कहता है कि वो बताता है कि मेरा बचपन से मैंने कलेक्शन शुरू किया था उनके साथ ही। तो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, जैसे ब्लॉक्स ऑफ 4 हर यूएस इशू के। अच्छा, ब्लॉक्स ऑफ 4 क्या होता है कि 4 टिकट जो अलग अलग नहीं, जैसे आपको पता है छोटे छोटे टिकट होते हैं जिनको अलग किया जा सकता है, राइट। तो ब्लॉक्स ऑफ 4 में क्या होता है, वो 4 टिकट जो कि अलग नहीं किए गए, फिर उस पर मतलब कि पोस्ट की सील लग जाती है, राइट। तो पोस्ट की जो सील लग जाती है तो उससे क्या होता है कि सारी डिटेल्स उसकी प्रिजर्व्ड रहती हैं, तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि किस डेट को ये इशू हुआ था, राइट। कहता है फर्स्ट डे कवर्स की डेफिनेशन आगे आएगी, वी विल सी। फिर वो कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो बताना चाह रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ, मतलब कि देयर आर पीपल हु एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टैम्प्स। फिर वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यानी कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे, इनका टेन्योर था 1933 टू 1945, राइट। तो वो कहते हैं वो भी क्या कहते हैं स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मैं 3rd लेवल पे गया। कहते हैं हियर इज़ व्हाट हैपेंड इन ग्रैंड सेंट्रल। कहते हैं एक रात को मतलब कि कहते हैं पिछली समर में क्या हुआ कि एक रात को मैं काफ़ी देर तक काम कर रहा था, फिर उसके बाद में घर जाने की जल्दी हुई, तो मुझे लगा कि अगर मैं आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। अप टाउन कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया को। तो वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी से मैं अपने घर पहुंच जाऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबवे ले लेते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि बस से जाने में टाइम लगेगा, राइट। तो वो कहता है कि वो कहते हैं ना आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरा नाम चार्ली है। नाउ ही इंट्रोड्यूसेस, कहते मैं 31 ईयर्स का हूँ और मैं उस दिन टैन कलर का, टैन होता है ना जैसे ब्राउन सा कलर होता है, वुड टाइप का, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। तो टैन कलर का वो कहता है मैं गैबार्डिन सूट पहना होता है। गैबार्डिन ऑलमोस्ट रेनकोट टाइप का सूट होता है, मतलब कि उस पर अगर आप थोड़ा सा रेनी सा डे है या कुछ है तो यू वोंट गेट वेट, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ रेनकोट बट काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो कहता है कि एंड अ स्ट्रॉ हैट, स्ट्रॉ की कई हैट्स मिलती हैं, राइट, बड़ी फैंसी सी होती हैं जो मोस्टली हम समर्स में पहनते हैं बिकॉज ऑफ द सन। और कई बार मोस्टली उसमें क्या होता है, रिबन लगा होता है जो हैट के एग्जैक्टली उस पर जहाँ से उसका स्लैंडिंग पोजीशन शुरू हो रहा है वहाँ पे एक रिबन सा लगा होता है जनरली। और मेन की थोड़ी डिफरेंट होती है, बट या कुछ ना कुछ पीस ऑफ रिबन ज़रूर होता है।
और कहता है हैट विद अ फैंसी बैंड, मतलब हैट के ऊपर एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ था। कहता है आई पास्ट डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैंने काफ़ी सारे लोगों को पास किया, वो बस मेरी मतलब कि वो भी मेरी तरह ही कपड़े पहने हुए थे। तो बता रहा है कि मैं अपने टाइम के हिसाब के फैशन के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे मैंने, राइट। एंड आई वॉज इन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, कि मैं उन्हीं के जैसा था, मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, कहता मैं सिर्फ अपनी वाइफ के पास पहुँचना चाहता था। अब वो कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल में वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मतलब कि एंटर किया और नीचे आ गया फर्स्ट लेवल पे। कहते हैं कि जैसे वहाँ पे वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। अब ये कहने का मतलब है कि जो बहुत ही एडवांस्ड ट्रेन्स थी वो उस लेवल पे मिलती थी, ठीक है। वेयर देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। वो कहता है मैं और नीचे चला गया, वो मैं सेकेंड लेवल पे पहुंच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाँ, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन्स का मतलब यहाँ पे जो जहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रेन्स मतलब उस टाइम की जो नॉर्मल ट्रेन्स थी वो वहाँ से मिल जाती थी आपको, राइट। और सब ऑर्डिनरी लोकल ट्रेन्स, राइट। डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब वो कहता है मैं सेकेंड लेवल में एंटर किया जो कि एक आर्च कर रहा का डोरवे था, और उसमें मैं मतलब कि डग्ड का मतलब होता है जब हम कहते हैं डग्ड इनटू, राइट। आपने देखा है कभी डक कैसे जैसे चलती है, मतलब अपना बेस आगे करके उसकी गर्दन ऐसे करके उसकी तरफ को भागती है। तो इट्स लाइक कि मैं ऐसे करके अंदर गया और फिर कहता है मैं वहीं कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया। दैट्स ईजी टू डू। वो कहता है कि मतलब कि मैं यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आया हूँ और यहाँ पे पता नहीं कितने रास्ते हैं, बहुत ईजी है इसको मतलब कि इसमें लॉस्ट हो जाना। वंस आई गॉट इनटू द टनल, कहते एक बार की बात है मैं एक टनल में चला गया जो कि 1 माइल लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, कि मैं होटल लॉबी में पहुंच गया। कहते एक अलग टाइम क्या हुआ कि 3 ब्लॉक्स बाहर जो एक 46 स्ट्रीट पे जो बिल्डिंग थी मैं वहाँ पे निकला। अब कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि Grand Central is growing like a tree, right? Pushing new corridors and staircases like roots. वो कहते हैं कभी कभी लगता है roots क्यों कह रहा है, क्योंकि सबवे है ग्राउंड के नीचे बढ़ रहा है, राइट। तो वो कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे रूट्स की तरह एक्सपैंड करता जा रहा है। तो यहाँ पे वो ये नहीं बता रहा कि कुछ मैजिकल हो रहा है, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि इस तरह से ये बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, कि ऐसा लगता है रूट्स की तरह यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इससे वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो कहता है ऐसा लगता है कि रूट्स की तरह ये बढ़ता चला जा रहा है, नए नए कॉरिडोर्स मिल जाते हैं, नई नई स्टेयरकेसेस मिल जाती हैं। अब वो कहते हैं कि शायद देयर इज़ प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, जो कि मतलब कि फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। मे बी टाइम्स स्क्वायर पे जाने के लिए कोई टनल बनी हुई हो, मे बी सेंट्रल पार्क पे जाने के लिए कोई टनल बनी हो। कहते हैं कि हो सकता है जो कि किसी को पता भी ना हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। वो कहते हैं और शायद इसलिए भी कहते हैं शायद क्योंकि कई सालों से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक बाहर जाने का एग्जिट का रास्ता बनेगा, एक तरीका जिससे वो रियलिटी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। कहता है शायद उसी तरीके से मैं एक टनल में पहुंच गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट। कहता है मैंने साइकियाट्रिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, नहीं तो फिर वो पक्का ही सोचता कि क्योंकि लोग यहाँ पे एस्केप करने के लिए आते हैं और शायद मैं भी एस्केप करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं भी एक टनल में पहुँच गया। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। अब वो कहता है कि लेफ़्ट की तरफ वो कॉरिडोर मुड़ने लगा और वो नीचे की तरफ स्लैंट कर रहा था। और वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, कि नीचे क्या मैं ऑलरेडी सेकेंड लेवल पे हूँ, यहाँ पे नीचे स्लैंट कर ही नहीं सकता। कहता है लेकिन मैं चलता गया। तो ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुटस्टेप्स, कि केवल अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड
आई डिडंट पास अ सोल, मतलब कि अच्छा अगर वैसे अगर हम जाएं इसके मीनिंग पे तो सोल एंड बॉडी जब टुगेदर होते हैं मतलब एक ह्यूमन बीइंग। अगर हम कहते हैं एक सोल मतलब वो कहते हैं कि भूत भी नहीं निकला मेरे पास से, है ना। बट लिटरल मीनिंग ये है कि कोई एक भी इंसान मुझे वहाँ नज़र नहीं आया, मुझे किसी की प्रेजेंस नहीं मिली, नॉट इवन अ सिंगल सोल का मतलब किसी तरह की कोई प्रेजेंस नहीं थी। अब वो कहता है देन आई हर्ड दैट सॉल ऑफ हियर रोअर, कहते हैं कि फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कोई आवाज़ आ रही है, राइट। फिर कहते हैं कि एकदम से टनल शार्प लेफ्ट की तरफ बंद हो गए, मतलब कि ओपन हो गई, नीचे स्टेयर केसेस थे और क्या कहते हैं यहाँ पे थर्ड लेवल आ गया ग्रैंड सेंट्रल का। तो कहता है एकदम से मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा सेकंड लेवल पे ही रुक गया हूँ, पर कहते हैं कि पर फिर मैंने देखा कि वो जो रूम था वो छोटा था, राइट, कंपैरिजन में देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ और ट्रेन गेट्स कम थे कंपैरिजन में। इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर जो था वो वुड का था और पुराने तरीके का दिखने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, वो कहते हैं वो ग्रीन कलर के आई ग्लासेस उसने लगा रखे थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। अब बड़ी उसने स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखती है। अब स्लीव प्रोटेक्टर क्या होता है, कि इतने एरिया के लिए स्लीव्स के ऊपर मतलब कि स्लीव्स ही मिल जाती हैं, राइट। पुराने टाइम में बहुत लोग पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि उस टाइम में हर दिन के कपड़े रोज़ रोज़ लॉन्ड्री नहीं की जाती थी, तो उसी शर्ट को बार बार पहना जा सके इसलिए वो स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन लेते थे, जिससे कि स्लीव्स, क्योंकि स्लीव्स ही मेनली गंदी होती थी, तो स्लीव्स गंदी ना होती हो वहाँ पे, ठीक है। कहते उसने स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। लाइट्स बहुत डिम थी और वो कहता है फ्लिकरिंग कर गई थी। फ्लिकरिंग मतलब कि ऐसे 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 जो थोड़ा सा हमें लगता है जैसे आजकल लाइट्स स्टेबल होती हैं, लेकिन फ्लिकर कर रही थी। तो वो कहते फिर मुझे पता चला कि अच्छा क्यों फ्लिकर कर रही। फिर उसने कहा ये तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स का मतलब जैसे पहले लालटेन वगैरह होते थे, राइट, वही चीज़। अब वो कहते हैं देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। स्पिटून्स क्या होता है? अच्छा, पहले लोग जैसे हम देखते हैं इंडिया में भी बहुत लोग वो तंबाकू वगैरह खाते हैं, जगह जगह पर थूक देते हैं, राइट। तो क्या हुआ था, वहाँ पे भी एक लॉ पास हुआ कि कोई भी रास्ते में नहीं थूक सकता। तो ब्रास की स्पिटून्स का इस तरीके से फनल शेप होता था और इस ब्रास का लोटा टाइप है ना, तो वो जगह जगह स्ट्रीट मतलब कि पब्लिक प्लेसेस पे, स्ट्रीट्स पे जैसे गार्बेज डस्टबिन्स होते हैं उस तरीके से स्पिटून्स भी होते थे और लोग केवल उसमें ही जाके स्पिट करते थे। इट्स सो यकी, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। And across the station a glint of light caught my eye। फिर वो कहते हैं एकदम से एक तेज सी रोशनी से, ग्लिंट ऑफ लाइट होता है जैसे होता है ना मिरर से ग्लास लाइट रिफ्लेक्ट होकर एकदम से जो आती है ना, उसको ग्लिंट कहते हैं जनरली। और भी तरीके से ग्लिंट आ सकता है, बट दिस इज़ वन ऑफ वेरी कॉमन वेज। तो कहते हैं कि एक आदमी ने अपनी गोल्ड वॉच वेस्ट पॉकेट जो शर्ट के ऊपर के हिस्से में जो पॉकेट होती है, वह तो उसने पॉकेट से वॉच निकाली, राइट। उसने एकदम से ऐसे स्टक करके उसको खोली और उसमें टाइम चेक किया और वो फ्राउन करता है, अपनी आईब्रोज ऐसे करके उसको देखता है गुस्से से, फिर वो मतलब कि या ग्लैंस करता है उसको। ही वोर अ डर्बी हैट। अब डर्बी हैट होती है जैसे ओल्ड स्टाइल में पुराने ज़माने के लोग हैट्स पहनते, जैसे चार्ली चैपलिन की हैट होती थी, राइट, ऐसे सीधी, फिर ऐसी जैसे पुराने टाइम में डिटेक्टिव्स की हैट दिखाते, दैट इज़ एक्चुअली अ डर्बी हैट। तो कहते उसने डर्बी हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स क्या होते हैं, जैसे कोट के साइड में ऐसी जो साइड में ऐसे जो हिस्सा ऐसे बाहर को फोल्ड होता है उसको लेपल कहते हैं। 4 बटन सूट के मतलब बटन्स, पुराने ज़माने में सूट्स में ऐसा होता था कि 4 बटन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टाइनी लेपल्स मतलब लेपल बस यहीं तक है, फिर बटन्स शुरू हो गए। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फैशन चेंज हुआ, अब 4 से 3 बटन हो गए कोट्स के, 3 से 2 हो गए, और आजकल 1 या 1 भी नहीं, राइट, दैट इज़ हाउ फैशन इज़ ग्रोइंग।
तो वो कहते हैं कि 4 बटन वाला सूट था, तो ही वाज लाइक कि छोटे छोटे लेपल्स, 4 बटन वाला सूट, और कहता है उसकी बहुत बड़ी ब्लैक हैंडल बार मुस्टैश थी। हैंडल बार मुस्टैश काफ़ी तरीके की होती है, मोटी मोटी ऐसी यहाँ तक, राइट। कई जो ऐसे डब्ल्यू स्टाइल में होती है उसको भी हैंडल बार मुस्टैश ही कहते हैं, पर जनरली जो जैसे ओल्ड स्टाइल की होती थी तो हैंडल बार मुस्टैश थी, राइट। अब वो कह रहे कि कहते कि फिर मैंने सबको देखा और ऐसा लग रहा था कि 1890 वाली मुझे फीलिंग आ रही थी कि कभी मैंने इतनी बियर्ड्स नहीं देखी, साइड बर्न्स नहीं देखे, फैंसी मुस्टैश नहीं देखी अपनी लाइफ में। साइड बर्न्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे साइड में हमने कई बार हम जैसे पुरानी मूवीज़ देखते हैं जो हमें अंग्रेज़ों के टाइम वाली, राइट, तो उसमें दिखाते हैं कि यहाँ से मेन जो हैं, मेन में यहाँ से इतनी जगह पर ऐसे ट्रायंगल तक पूरी बियर्ड रहती थी, राइट। यहाँ पे मुस्टैश है और यहाँ पे साइड बर्न, मतलब कि इतना सा ट्रायंगल यहाँ तक जो बियर्ड आती होती थी, राइट, उसे कहते हैं साइड बर्न्स। A woman walked in through the train gate. अब वो कहते हैं कि ट्रेन गेट से एक वुमन अंदर आई, उसने she wore a dress with leg of mutton sleeves. तो लेग ऑफ मटन स्लीव्स कैसी होती, यहाँ पे फ्रिल सा, राइट, लूज फ्रिल्ड, और फिर यहाँ पे टाइट, तो सॉरी, इस तरह की स्लीव्स काफ़ी पॉपुलर थी उस टाइम पे। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट उसने पहनी हुई थी। हाई बटन शूज़ मतलब कि जो शूज़ होते थे, हाई बटन शूज़ उस टाइम पे मतलब पूरे पैक और पूरे में बटन लगे होते थे, पूरे आपके ये जो पैर होते हैं पूरा पैर कवर करते हुए ऊपर तक, मतलब इतना बड़ा शू होता था, राइट। तो कहते हैं स्कर्ट पूरी शूज़ तक थी, लॉन्ग स्कर्ट थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अब वो कहते हैं उसके पीछे ट्रैक्स पे मुझे ग्लिम्स दिखा एक लोकोमोटिव, मतलब कि एक ट्रेन के इंजन का, अ वेरी स्मॉल Carrier and Ives लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। फनल शेप्ड स्टैक मतलब कि उसका इंजन जो था उसके ऊपर जो स्टैक था वो फनल शेप का था। ये होता था पहले टाइम में जब वुड को भी यूज़ किया जाता था एज एन इंजन को, मतलब कि क्या होता था, कई इंजन्स कोयले से चलते थे, कई वुड से चलते थे, तो वुड को बर्न करके जो इंजन चलाए जाते थे उसमें मोस्टली चिंगारी निकलने का डर रहता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, बहुत लॉस हो जाता था जब वो ट्रेन वहाँ से कहीं फील्ड्स में से निकल रही है और साइड में अगर सूखा है और थोड़ी सी चिंगारी होती थी तो काफ़ी बर्निंग हो जाती थी, आग वगैरह लग जाती थी। तो इससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंजन पे फनल तरह के स्टैक लगाना शुरू कर दिए थे। वो स्टैक से क्या होता था, वो चिंगारी बाहर को नहीं जाती थी, और अगर थोड़ा बहुत बाहर आता भी था तो भी वो फनल का शेप ऐसे होता था तो वो उसको वापस मतलब कि बाहर जाने से बचा लेता था। तो वो कहते हैं फनल शेप्ड स्टैक था उस इंजन का। अ वेरी स्मॉल Carrier and Ives लोकोमोटिव, Carrier and Ives कंपनी का नाम है। अब Carrier and Ives जो है ये कंपनी कोई इंजन बनाने वाली कंपनी नहीं है। अब देखो नरेटर चार्ली इसको बता रहा है कि Carriers and Ives लोकोमोटिव, पर Carriers and Ives एक्चुअली एक कंपनी, एक प्रिंट मेकिंग फर्म थी जो कि लिथोग्राफ्स बनाती होती थी। लिथोग्राफ्स क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, फिर वो उसको पेंट करते थे, राइट। तो वो अपनी मेमोरी में से क्या रिलेट कर रहा है, मतलब कि वो क्या बता रहा है, Carrier and Ives, मतलब कि Carrier and Ives जैसी जो लिथोग्राफ्स है, लिथोग्राफ्स जैसी एक इंजन जो है वो आ रहा है उस लिथोग्राफ में, जिस तरह का वो डिस्क्रिप्शन था उस तरह का इंजन उसने पीछे देखा, ठीक है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय। अब वो कहते हैं मैं न्यूज़पेपर वाले के पास गया एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। मैंने देखा कि उसके पैर में जो भी न्यूज़पेपर्स रखे थे, कहते हैं इट वाज द वर्ल्ड। कहता है जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो सालों से पब्लिश नहीं हुआ है।
और जो लीड स्टोरी थी वो कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कह रही थी। अब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो है इनकी ही वाज स्टीफन क्लीवलैंड, इनके 2 टर्म्स रहे हैं। फर्स्ट टर्म था इनका 1885 से 89 तक, दूसरा था 1893 से लेके 97 तक। वो कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रहे थे। I found that front page sense in the public library files and it was printed June 11, 1894। अब वो कहते हैं कि इस तरह के जो फ्रंट पेज हैं वो मोस्टली पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में ही मतलब मुझे मिलते हैं, और कहते हैं उस पर लिखा हुआ था जून 11, 1894 सारे। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज़। अब कहते हैं कि मुझे पता चल गया था कि मैं वहाँ आ गया हूँ 3rd लेवल पे, और वो कहते हैं कि और फिर मैं टिकट विंडोज़ की तरफ चला गया। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। कहते हैं तो मैं कहीं की भी टिकट खरीद सकता था, उस टाइम में जा सकते थे हम, राइट। 1894 में हम कहीं पे भी यूएस घूम सकते थे। और वो कहता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए थी गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जो है उसकी। कहते हैं क्या आप कभी वहाँ पे गए हो? वो कहते हैं बहुत अच्छा टाउन है, अभी भी बहुत अच्छा टाउन है। उसके घर बड़े बड़े हैं, और कहते हैं ह्यूज लॉन्स, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, मतलब बड़े फ्रेम्स हैं हाउसेस के, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़े सारे ट्रीज़ हैं जिसकी ब्रांचेस ऊपर मीट करती हैं, और वो क्या करती हैं रोड पे रूफ की तरह बना लेती हैं, राइट। ऑब्वियसली ब्यूटिफुल। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। वो कहते हैं कि समर इवनिंग्स बहुत लंबी, जैसे मतलब कि अभी भी लोग समर में बाहर निकलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, पर पहले और ज़्यादा करते थे, और लंबी समर हुआ करती थी, मतलब कि वो जल्दी बाहर आ जाते थे, देर तक बाहर रहते थे, राइट। फिर वो कहता है कि एंड पीपल सैट डाउन ऑन देयर लॉन्स, अपने अपने लॉन में लोग बैठे रहते थे। कहते कि मैन जो है वो सिगार स्मोक करते थे और धीरे धीरे बातें करते थे, और जो विमेन जो हैं वो पाम लीफ के जो फैंस थे उससे मतलब कि वेव करती होती थी, और चारों तरफ फायरफ्लाइज जुगनू होते थे, राइट। एक बड़ा ही पीसफुल वर्ल्ड था। To be back there with the First World War still 20 years off and the World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। अब वो कहता है कि मैं चाहता था कि क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ, अपनी वाइफ को लेकर जाऊँ, और वहाँ पे मतलब कि देखूँ हाउ द वर्ल्ड इज़, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अभी 20 साल पड़े हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ऑलमोस्ट 40 साल पड़े हैं, तो क्या दुनिया थी, राइट। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। फिर वो कहता है वो क्लर्क जो है वो मतलब कि फेयर को फिगर करने लगा। तो उसने पहले मेरे फैंसी हेड बैंड को देखा। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात कर रहा है, वहाँ पे कैसी हैट पहनते थे वो डर्बी हैट प्लेन ब्लैक कलर की हैट होती थी, बस दैट्स इट। तो वो कहते कि पर उसने फेयर कैलकुलेट किया। कहते आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे, एक 1 वे टिकट, 2 कोच 1 वे टिकट्स के लिए मेरे पास काफ़ी पैसे थे। कहते पर मैं जैसे ही पैसे काउंट करने लगा, अब जो क्लर्क था, मतलब जो टिकट काट रहा था, वो मुझे घूरने लग गया। वो कहता है ही नॉटेड एट द बिल्स, उसने बिल्स की तरफ देखा, और फिर वो कहता है दैट एंट मनी मिस्टर, कि ये कोई पैसे वैसे नहीं है, इसको पैसे नहीं कहते हैं ना। और वो कहता है एंड इफ़ यू ट्राइंग टू स्किन मी, कि अगर तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश करो, या मुझे स्किन मी का मतलब हो गया कि मतलब कि एक होता है ना, अब तुम्हारी झील उतारना, मतलब कि तुम्हें ठगना, राइट। अगर तुम मुझे ठगने की कोशिश करो, यू वोंट गेट वेरी फार, कहते ज़्यादा दूर नहीं पहुंच सकते। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, अपने पास जो कैश ड्रॉअर था उसने उसको देखा, राइट। कहते हैं ऑफ कोर्स ओल्ड स्टाइल का मनी था, मतलब जो उस टाइम पे वो पैसे यूज़ करते उससे ऑलमोस्ट आधे साइज़ के पैसे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। वो कहता है मैं एकदम से बाहर निकला। कहते हैं कि जेल जाना तो बहुत अच्छी बात नहीं है, इवन अगर 1894 ही है चाहे वो। एंड कहता है एंड दैट वाज दैट, कहता तो ऐसा था, राइट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कहता है शायद मैं उसी रास्ते से वापस आया होऊंगा।
नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. अब वो कहते हैं नियरली जितना हमारे पास नियरली था, ऑलमोस्ट $300 थे, वो मैंने बैंक से निकाले. मैं पुरानी कॉइन कहते हैं फिर मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी उससे ख़रीद ली. और इससे मेरे साइकियाट्रिस्ट को बहुत, मतलब ये चीज़ मेरे साइकियाट्रिस्ट को बहुत बॉदर करी कि वाई आई एम डूइंग दैट, राइट. कहते कि आप वैसे किसी भी कॉइन डीलर पे आप ओल्ड करेंसी ख़रीद सकते हो, लेकिन आपको प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है. तो कहता है उससे मुझे 200 से भी कम डॉलर मिले, बट कहता है इट इज़ वर्थ इट. क्यों? क्योंकि पुराना अगर मैं 1894 में इतने पैसे लेके जाता हूँ तो वो ज़माना बहुत सस्ता था. कहता है एग्स केवल 13 सेंट के थे, वो ये बताने की कोशिश करता है. फिर कहता है लेकिन मुझे दोबारा कभी वो कॉरिडोर मिला ही नहीं. दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. कहता है लेकिन मैंने, मतलब कि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, पता नहीं कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, काफ़ी बार अच्छे से ट्राई कर चुका हूँ. लुइसा जो उसकी वाइफ थी वो बहुत वरीड हो गई थी जब उसने उसके सब के बारे में बताया. कहता है लेकिन एक टाइम के बाद मैंने रोक दिया ये सब और मैं फिर से अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग वाले एस्केप हैबिट पे चला गया, राइट. फिर वो कहता है बट अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं हर वीकेंड, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि जो थर्ड लेवल है वो वाकई वहाँ पे है. कहते हैं मेरा फ्रेंड जो है सैम वेनर वो डिसअपियर हो गया है. तो फिर वो कहता है कि किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड. कहता है लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि सैम इज़ अ सिटी बॉय, मतलब कि वो सिटी में पला बड़ा है, राइट. एंड ही कहते हैं कि और मैं जब भी उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, मतलब गेल्सबर्ग एक टाउन था, राइट, जैसे हमने अभी बात की थी. तो कहता है जब भी मैं उसके बारे में बताता था तो उस जगह के बारे में सुन के ही वो बहुत एक्साइट हो जाता था, उसको उस जगह की साउंड ही बड़ी अच्छी लगती थी. कहते हैं दैट्स वेयर ही इज़ ऑलराइट इन 1894. तो कहता है इसलिए वो वहाँ पर है 1894 में. कहता है क्योंकि एक रात को जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में से देख रहा था तो फिर अब वो बोलता है पहले आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है. अच्छा, तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिन लोगों को भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है वो क्या करते हैं, जिस दिन जो पहला दिन होता है, जिस दिन स्टैम्प रिलीज़ होती है, राइट, नई स्टैम्प आती है, तो वो क्या करते हैं उस स्टैम्प का ब्लॉक ऑफ 4 खरीद के एक ब्लैंक पेपर लेके अपने आप को ही वो पोस्ट कर लेते हैं. तो उस पर डेट वगैरह सब प्रिजर्व हो जाती है. उससे क्या होता है कि मतलब कि ट्रैक करना इजी होता है, मतलब कि दैट्स अ गुड वे टू स्टोर द स्टैम्प्स. तो क्या होता है कि एक टाइम पे क्या हुआ, हाँ, वो कहता है कि जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन में देख रहा था, हाँ, और फिर ये जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं इनको कोई कभी खोलता नहीं. क्यों? क्योंकि वो केवल कलेक्शन का ही पर्पस होता है उनको, क्योंकि वो स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि अंदर तो कुछ होता ही नहीं है. अब वो कहता है कि उस रात मेरे जो सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे और आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मतलब कि मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था. वहाँ क्यों नहीं होना चाहिए था? वहाँ पे केवल ब्लैंक कवर्स होते थे, फर्स्ट डे कवर्स. कहते पर वहाँ पे वो था. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. क्योंकि किसी ने उसको मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था उनके घर गेल्सबर्ग में. That is what the address on the envelope said. कि envelope में जो address था वो यही कह रहा था. And वो कहता है and it had been there since July 1894. जुलाई 1894 से. तुम आपको याद है जो जब वो गया था, क्या कहते हैं, क्या नाम है, चार्ली गया था, तो वो गया था जून 11 1894 में. अब ये जो कवर देख रहा है वो है डेटेड जुलाई 18 1894. कहते पोस्टमार्क ये बता रहा. कहते फिर भी मुझे याद नहीं है इसके बारे में कुछ भी. स्टैम्प शायद 6 सेंट का था. स्टैम्प जो है 6 सेंट का था, डल ब्राउन था, जिस पे पिक्चर थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की.
अब वो कहता है नेचुरली जब एनवेलप आया होगा ग्रैंडपा को मेल में, तो वो फिर उनके कलेक्शन के पास ही चला गया होगा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने नहीं खोला वो उसे किसी ने खोला नहीं था, राइट। तो कहता है जो पेपर था अंदर वो ब्लैंक नहीं था, इट रेड। अब उसमें पेपर के बारे में बताता है, तो वो कहता है कि ऊपर एड्रेस लिखा था मेरे ग्रैंडपा का, फिर लिखा था चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मतलब कि गॉट टू यहाँ पे इसका मतलब कि मैंने ये सोचना शुरू किया कि तुम सही थे, मतलब मैं चाहता था कि तुम सही थे, फिर मुझे बिलीव हो गया कि तुम सही थे। और वो कहता है कि चार्ली ये सच है, मुझे 3rd लेवल मिल गया है और मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे हूँ। और अभी राइट नाउ वो कहता है कि डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज एक जगह, कहता है उस स्ट्रीट पे कोई पियानो बजा रहा है, देयर मतलब डेलीज जो स्ट्रीट पे डेलीज है उसके अंदर कोई पियानो बजा रहा है, दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, कोई फ्रंट पोर्च पे गाना गा रहा है, सीइंग नेली होम। सीइंग नेली होम उस टाइम पे 17 समथिंग में एक जापानीज सॉन्ग था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर 1850s में उसको रिन्यू करके उन्होंने दोबारा से लॉन्च किया था। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, वो कहता है मुझे लेमनेड पर बुलाया, कहते हैं कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कहता है ढूंढते रहो जब तक तुम्हें 3rd लेवल ना मिल जाए, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट। वो बताता है कि दुनिया कितनी प्यारी है वहाँ पे। फिर वो कहता है द नोट इज साइंड सैम, कि वो सैम के नाम से साइन था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जहाँ पे मैं जाता हूँ, कहते हैं वहाँ से मुझे पता चला कि सैम ने $800 की वर्थ की पुरानी करेंसी खरीदी। फिर वो कहता है भाई उससे उसने शायद अपना अच्छा हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस खोल लिया होगा, राइट। कहते हैं क्योंकि वो हमेशा कहता था कि काश वो ऐसा कर सके, राइट। हे फीड एंड ग्रेन होता है वो जो चारा वगैरह जिससे जो आप डेयरी के लिए को सप्लाई करते हो, राइट। अब वो कहता है कि नॉट इन एंड सर्टनली ही कैन गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो कहता है लेकिन और वैसे भी उसको कोई और बिजनेस करना ही पड़ेगा। वाई? क्योंकि वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो बिजनेस नहीं कर सकता जो वो यहाँ पे करता था। तो फिर वो कहता है क्यों? क्योंकि सैम उसका साइकियाट्रिस्ट था। तो ऐसे स्टोरी ख़त्म होती है। एंड दिस इज़ लाइक दिस स्टोरी हैज़ टेकन मी अबैक ऑब्वियसली, क्योंकि समझ नहीं आता एकदम से कि अरे ये क्या हो गया। ओके, लेट्स सी। अच्छा, क्या लगता है आपको क्या लगता है कि ये वाकई में हो सकता है 3rd लेवल? सैम भी पहुंच गया होगा 3rd लेवल पे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो एक्चुअली बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अच्छा क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एक्चुअल मतलब कि मेरा व्यू क्या है, राइट। ओके, डू यू थिंक दैट 3rd लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? यस, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये एस्केप का एक मीडियम था, क्योंकि ये स्टोरी है 2nd वर्ल्ड वॉर से थोड़े टाइम बाद की, 5, 6, 7 साल बाद की, राइट। तो उस टाइम पर इतना डैमेज हो गया था, ऑलमोस्ट सारी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में थी, और वो जो है इस सब से बाहर आना चाहती थी। और उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अक्सर हम ऐसी सोच में चले जाते हैं, हम उस सोच के थ्रू ऐसी दुनिया में एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे फैंटेसी हो, चीज़ें सही हो, बैलेंस्ड हो, खुशी हो, राइट। तो हाँ, बिल्कुल अनहैप्पीनेस, वॉर, इस सब की वजह से वो एस्केप करना चाहता था। इस वजह से मतलब कि ऑब्वियसली 3rd लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ही वांटेड टू स्टे देयर एंड थिंक अबाउट इट, क्योंकि वो ज़माना अच्छा था। What do you infer from Sam's letter to Charlie? हाँ, अब Sam's letter to Charlie का क्या मतलब है? क्या लगता है आपको, सैम पहुंच गया था वहाँ पे? अच्छा, कई एक्सप्लेनेशन में और कई लोगों को मैंने ये मतलब कि ये एक्सप्लेनेशंस मुझे मिलते हैं कि सैम भी उस तरह से जैसे वो मानता था कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है, सैम को भी लगने लग गया था कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है, और फिर वो उस 3rd लेवल में चला गया था। अगर इसे मान लेते हैं कि सैम ने अज्यूम कर लिया था, मतलब कि सैम मान गया था कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है,
तो फिर वो डिसअपियर, तो अगर उसने मान लिया था और अगर आपको ये लगता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन सैम ने मान लिया था कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब कि जैसे चार्ली सोच रहा था सैम भी अपनी फैंटेसी में सोचने लग गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अगर ये केस है तो सैम डिसअपियर कैसे हो गया? जैसे राइटर एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट उसे एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर आप ये कहते हो कि सैम ने मान लिया था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और वो डिसअपियर हो गया, का मतलब है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? पर अगर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऑब्वियस रियलिटी देखें तो नहीं कर रहा है ना, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा ऑब्वियसली। हम कैसे, मतलब कैसे वो एक लेवल नीचे गया और 1894 में पहुंच गया? ऐसे नहीं हो सकता। तो अगर थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में सैम के साथ क्या हुआ? सैम डिसअपियर्ड और किसी को नहीं पता कहाँ गया, का मतलब है ही पास्ड अवे, ही डाइड। ओके, तो व्हेन ही पास्ड अवे, जब हम, तो हमेशा लोग बातें करते कि हमें नहीं पता कि ये सोल कहाँ चला गया, राइट? तो उसने मान लिया कि हाँ मुझे पता है कहाँ चला गया, वो 1894 में चला गया, उसकी फैंटेसी फिर से, उसका डोर फिर से ओपन हो गया, राइट? तो सैम्स लेटर टू चार्ली से मुझे यही लगता है कि चार्ली जस्ट मेड इट अप। और अब ये सोचो कि ग्रैंडफादर ने वो लेटर क्यों नहीं खोला होगा? अगर किसी और ने अगर ग्रैंडफादर को वो लेटर ईमेल, मतलब मेल किया होता तो वो खोलते, पर उन्होंने खुद ने, फर्स्ट डे लेटर्स क्या होते हैं? जो आप खुद अपने आप को पोस्ट करते हो, खुद पोस्ट किया होगा तभी तो ओपन नहीं किया होगा ना। अगर किसी और ने उनको पोस्ट किया होता तो वो क्यों नहीं ओपन करते उस लेटर को, राइट? अब देखते हैं आगे। The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. There are ways in which we attempt to overcome them. बिल्कुल, हम what are the ways in which हम उनको काफ़ी तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, हम उनसे अटैच हो जाते हैं और उससे फैसिनेट होके हम इन सब चीज़ों को ओवरकम करने की, क्योंकि यही तो हमको बाउंड करके रखती है इस प्लैनेट से, राइट? और क्या कहते हैं, हम काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि हमें एक्चुअल हैप्पीनेस देती है। हम मोस्टली कई लोग अगर एस्केप करने की बात करें तो हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम स्टोरीज़ देखते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स, या ये सब चीज़ें क्या है, अपनी रियलिटी से एक तरफ पॉज ब्रेक लेके एक दूसरे सिनेरियो में एंटर कर जाना, उसमें जीना। और कई लोगों को तो मज़ा ही इसमें बहुत आता है, मतलब आई एम दैट पर्सन टू बी ऑनेस्ट। तो ओके, तो ये इस तरह के तरीके हैं जिससे हम मतलब कि इसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं अगर हम एस्केप कर रहे हैं। और अगर हम एस्केप नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करके, या किसी थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कि मैं थिंग ऑफ ब्यूटी इसलिए कह रही हूँ सो दैट आप उस पूरे सिनेरियो में जो हमने पोएम में डिस्कस किया है, उस पूरे सिनेरियो में किसी चीज़ को सोच के उससे इसको कनेक्ट कर सकें, राइट? I don't want you to use the word thing of beauty, but you elaborate it in detail in the way we described it, मतलब पूरे तरीके से। Do you see an intersection of time and space in the story? बिल्कुल। अब intersection of time and space मतलब कि स्पेस के एक पॉइंट पर पहुंच के क्या हुआ, टाइम चेंज हो गया, राइट? सीधे पहुंच गए हम 1894 में। तो दिस इज़ लाइक, मतलब कि ये सोच है कि शायद ऐसा हो सकता है, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, बट मे बी फिक्शन की दुनिया की बात कर रहे हैं हम। Apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic projection discuss. अब apparently मतलब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं हो सकता, है ना? थर्ड लेवल नहीं हो सकता, 1894 में ऐसे नहीं पहुंच सकते। अब वो कहते हैं ये apparent illogical चीज़ है, लेकिन कभी कभी फ्यूचर का प्रोजेक्शन भी हो सकता है, कि हो सकता है
फ्यूचर में कभी एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे हम टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल कर सकें, राइट? हो सकता है ना, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि काश ऐसा हो। अभी तक हमें पता है कि ये हमारी रियलिटी में अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, पर स्टिल राइट, अभी तक नहीं हुआ है ऐसा नॉर्मल रियलिटी में, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसा मुमकिन है, राइट? Philately helps keep the past alive. Philately या इसको philadly भी कहते हैं, राइट? अब वो कहते हैं कि philadly क्या होता है? ये स्टडी है पोस्टेज स्टैम्प की और पोस्टेज कलेक्शन की, और उसके थ्रू जो उसकी हिस्ट्री को डेराइव किया जा सकता है, राइट? तो वो कहते हैं कि philately हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव। तो जो पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको ज़िंदा रखने के काम आती है ये, राइट? तो हम पुराने टाइम के पोस्टेज स्टैम्प से काफ़ी चीज़ें हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब वो कहते हैं डिस्कस अदर वेज इन विच इट इज़ डन, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको यही डिस्कस करने को, उसने बोला डिस्कस अदर वेज, और तरीके बताओ जिससे इसको किया जा सकता है। What do you think of the human tendency to constantly move between the past, present and the future? अच्छा, अगर हमें फ्यूचर को पास्ट को प्रिजर्व करना, फ्यूचर को कैसे करेंगे? तो पास्ट को अगर प्रिजर्व करना है तो उसके कई तरीके हैं। हम इसको कई तरीक़ों से करते हैं एक्चुअली, जैसे कि म्यूज़ियम्स, राइट? जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की हैं, वो हम क्या करते हैं, म्यूज़ियम्स में रखते हैं। और एक तरीका है, क्या होता है वो, हेरिटेज साइट्स होती हैं, राइट? तो गवर्नमेंट ने हेरिटेज, ये 20th सेंचुरी में एक्चुअली शुरू हुआ था, आजकल तो हमें पता है, राइट? इट्स वेरी पॉपुलर, कितनी सारी साइट्स हैं जो हेरिटेज साइट में आ जाती हैं। तो वो क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और बिल्डिंग्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर, मतलब कि वर्ल्ड की पर्टिकुलर वो है हेरिटेज कंजर्वेशन, वो उनको क्या करती है, कंजर्व करके रखती है। जैसे कि ताजमहल और बहुत सारी, ताजमहल इज़ जस्ट अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। तो इस तरह की साइट्स को वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसकी देखभाल करते हैं, वो फर्दर डैमेज ना हो। जैसे अगर आपको पता हो तो ताजमहल पहले बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसका कलर, जो मार्बल था, जो आउटर लेयर ऑफ द मार्बल, वो येलो होना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, कितने कितने एरिया तक, एक पर्टिकुलर रेडियस तक बिल्कुल व्हीकल्स जो पोल्यूशन कर सकते थे वो अंदर आने बिल्कुल बंद कर दिए, जिसकी वजह से, और फिर क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हुई जिसकी वजह से मतलब कि उसका कंजर्व करना शुरू कर दिया, राइट? इस तरीके से हम पुरानी कितनी सारी बिल्डिंग्स को रिपेयर करते हैं, ये हेरिटेज वाले, राइट? और ओके, और होता है जैसे, हाँ, जैसे नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट हैं, ये भी हम पुराने अपने फॉरेस्ट को और उसका फ्लोरा एंड फौना उसको प्रिजर्व करते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ वे वी डू इट। और रिवर्स, इनको भी हम प्रिजर्व करते हैं। ओके, ऑलराइटी, अब नेक्स्ट, हाँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर? ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हमेशा जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आगे आए और कहाँ तक पहुँचे, और फिर उससे हम डिसाइड करते हैं हम फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो हमको डायरेक्शन देता है, राइट? अब अच्छा, जैसे कि एक रे है, राइट? आपको एक डॉट मिल गया पास्ट, एक डॉट मिल गया प्रेजेंट। पास्ट में ये हुआ था, प्रेजेंट में ये चल रहा है। जब हम दो डॉट्स को कंबाइन करते हैं, हमें पता है हम इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, पास्ट टू प्रेजेंट। जब आप उसको कंबाइन करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है, जिससे आपको पता चलता है कि ऐसे चलते रहे तो यहाँ पहुँचेंगे, ये करते रहे तो ये होगा आगे जाके, राइट? जिससे आप फ्यूचर के प्रोजेक्शंस देख सकते हैं, जैसे जिसकी वजह से हम कंजर्वेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट को, रिवर्स को, हम पोल्यूशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसे हम चेक कर रहे हैं कि हमने कितना सारा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर लिया है। और इसी तरीके से जैसे वॉर्स हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो
हम देखते हैं कि वो किस सब चीज़ों की वजह से हुए थे, उसका पास्ट स्टडी करते हैं, उसे देखते हैं कि क्या असर हुआ, फिर इसको हम बचा सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर हो हमारे पास रहे। तो इस तरीके से हम हमेशा हमारा जो रेलेवेंस है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ, राइट, बस यही एक मतलब कि इसलिए हम इसे करते हैं। ओके, you have read Adventure by Jayant Narlikar in the Hornbill Class 11th. Compare the interweaving of fantasy and reality in two stories. अब इसमें भी ये क्या है कि उसकी फैंटेसी है कि काश ऐसा हो, कि देखो जैसे वो जब फर्स्ट लेवल एंटर किया तो उसने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे 20th सेंचुरी की ट्रेन चलती। फिर वो एक लेवल नीचे आया तो उसने कहा कि यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रेन्स चलती हैं, नॉर्मल टाइप की ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स। फिर वो और नीचे गया, उसने सोचा कि मैं और नीचे जाऊँगा तो और पुराने ज़माने की ट्रेन्स में पहुँच जाऊँगा। दैट्स हाउ ही मेड इट अप, राइट। अब हाँ, और पता, और याद है जब हम उसको पढ़ रहे थे तो एक जगह आई थी जहाँ पे उसने न्यूज़पेपर देखा था। फिर वो कहता है कि मैंने ऐसे कहाँ देखे हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ में देखे हैं। तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके पास ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसी को इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था और अपने आप को ही प्रूफ दे रहा था कि देखो ये एग्जिस्ट करता है, देखो ऐसा है तो ऐसा एग्जिस्ट करता है। पर एक्चुअल में वो एस्केप कर रहा था, ही जस्ट मेड इट अप। अब एडवेंचर जो थी जयंत नार्लिकर की, उसमें क्या हुआ था कि मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ आप मेरी वीडियो चेक कर लीजिए जो इस पर्टिकुलर स्टोरी पर है, दैट विल बी अ गुड वे टू नो। पर चलो इन शॉर्ट क्या था कि मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको लगता है पानीपत की लड़ाई में कि मराठा जीते थे, वो अफ़गान नहीं जीते थे, राइट, लेकिन अदरवाइज़ हुआ था। तो क्या होता है कि वो एक लेक्चर देने जा रहे होते हैं और लेक्चर इस चीज़ पर होता है, उससे जस्ट पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से कोमा में चले जाते हैं और उस कोमा के टाइम पे ही एंटर्स इनटू अ पैरेलल वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, मतलब कि ही एंटर्स इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। क्या हुआ था देखेंगे, राइट। बट इवेंचुअली बात इतनी है कि वो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये नहीं था, एक्चुअली मराठा जीते थे, राइट, दिस वाज नॉट ट्रू। तो फिर वहाँ पे वो दो तरह की थ्योरीज़ की बात करते हैं कि मतलब कि क्योंकि वो जब उनका एक्सीडेंट होने वाला था वो इसी के बारे में सोच रहे थे एंड ही वांटेड कि काश ये नहीं ये हो रियलिटी, राइट। तो उसकी वजह से ही एंटर इनटू अ रियलिटी जो कि ब्रेन में है, he entered into a reality that was the reality he wanted to exist. Okay, so this is my opinion of the story. अगर आपको लगता है otherwise तो आप उसको justify कर सकते हो. I have always told you there is nothing wrong in doing that, okay? Because हमारा जो एग्ज़ाम है is not focused on what we actually assume. हमें अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, राइट, ठीक है। बट जिस भी चीज़ को आप एक्सप्रेस करो जस्ट मेक श्योर कि यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग दैट हैपन इनटू द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, राइट। जो डिटेल स्टोरी में दी हुई है उसके हिसाब से क्या चीज़ों को आप एस्टिमेट कर सकते हो, राइट, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।